नमस्कार प्यारे बच्चों। अपना जो टॉपिक चल रहा था रिट में, और रिट में साइंस के अंदर हमने कृषियां हैं, कृषि पद्धतियां हैं, फसलें हैं, वो सारे कचरा प्रबंधन है, पादप है, पादप के भाग वगैरह है, वो सारे हमने इसमें कर दिए। आज अपना जो टॉपिक है वो है जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। अब देखो इसमें हमें कौन कौन सी बातें याद रखनी है। लिखा ना जैव विविधता, मतलब जीवों में किस प्रकार से विविधता पाई जाती है, अलग अलग किस्म के जीव किस प्रकार से, और इसके अंदर हमें कौन कौन सी पॉइंटों को याद रखना है एग्जाम के दृष्टिकोण से, वो थोड़ा हमें देखना है। एग्जाम के हिसाब से टॉपिक है, उस टॉपिक में कई बार एग्जाम में छोटा मोटा 1% पूछ लेते हैं, एक दो क्वेश्चन जो भी है। और इसमें कौन कौन सी बातें हैं जो थोड़ी सी आपको एक बार रीडिंग मारनी है, जनरली आपको आती है, आपने जैसे बीएससी वगैरह में बायोलॉजी में पढ़ी है बातें ये, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इसका हम एक बार रिविजन कर लें ताकि आपको थोड़ा आगे दिक्कत ना आए और एग्जाम में आप आराम से इस प्रश्न को अटेम्प्ट कर सके। अब देखो है क्या जैव विविधता। पहला देखो फर्स्ट सबसे पहले कि जैव विविधता पृथ्वी पर जीवित प्रजातियों की विविधता को संदर्भित करती है। मतलब पृथ्वी पर जितने भी जीवित जीव हैं उनमें किस प्रकार से विविधता पाई जाती है उनके बारे में बताने वाली एक ब्रांच है जैव विविधता बायोलॉजी की, जिसमें पौधे, जंतु, जीवाणु, कवक शामिल है। तो जो जितने भी जीवित जीव है ना उनमें पौधे हैं, जंतु में हम आते हैं, पेड़ पौधों में पौधे हैं ही, जीवाणु है, कवक ये के माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आते हैं यानी सूक्ष्म जीवाणुओं में आते हैं। और जैव विविधता पृथ्वी पर जीवन की विशाल विविधता को वर्णन करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द है। यानी पृथ्वी पर विशाल विविधता है, यानी इस पृथ्वी पर बहुत सारे जीव पाए जाते हैं, उन जीवों की विविधता को दर्शाने वाला एक शब्द है ये जैव विविधता, यानी बायोडाइवर्सिटी। अब देखो इसमें यहाँ याद रखने वाला पॉइंट अब आएगा, यहाँ तो याद रखना आपको कि किसी समुदाय में जीव जातियों की संख्या, यानी कोई भी समुदाय उसमें जीवों की संख्या और उनके अंतर्गत आनुवांशिक परिवर्तनशीलता की मात्रा के लिए, यानी उसके बीच में किस प्रकार से आनुवांशिक परिवर्तनशीलता होती है उसके लिए सबसे पहले ई नोर्स, ये नाम याद रखना है। क्या नाम है? ई नोर्स व आर ई मेक, ये दो नाम है। क्या नाम है? ई नोर्स और आर ई मेक। इन्होंने 1980 में सबसे पहले जैविक विविधता, बायोलॉजिकल डायवर्सिटी, या देखो दो नाम है, जैव विविधता अलग है, जैविक विविधता दो अलग अलग शब्द है, अलग अलग शब्दों को देने वाले साइंटिस्ट भी अलग अलग है। तो सबसे पहले तो ई नोर्स व आर ई मेक, इन्होंने तो शब्द कौन सा दिया है? जैविक विविधता, यानी बायोलॉजिकल डायवर्सिटी। ये शब्द का प्रयोग सबसे पहले इन्होंने किया था, किसने? ई नोर्स और आई ई मेक ने जैविक विविधता शब्द का यूज किया। एक तो ये दूसरा है जैव विविधता को, किसको? बायोडायवर्सिटी, यानी जैव विविधता को जैविक विविधता भी कहते हैं। इसी जैव विविधता को जैविक विविधता कहते हैं। इसको यूज किया था ई नोर्स और आर ई मेक ने सन 1985 में। अब देखो यहाँ एक शब्द याद रखना है, 1985 में वाल्टर जी रोजेन। क्या नाम है? वाल्टर जी रोजेन, ये नाम क्या नाम है? वाल्टर जी रोजेन। इसने जैव विविधता शब्द का सबसे पहले उपयोग किया था। ये पॉइंट याद रखना है, किसका? जैव विविधता शब्द का यूज किसने किया है? वाल्टर जी रोजेन ने सबसे पहले जैव विविधता शब्द का यूज किया था। जैविक विविधता के लिए अलग दो साइंटिस्टों का नाम है और जैव विविधता के लिए अलग वैज्ञानिक का नाम याद रखना, वाल्टर जी रोजेन। तो वाल्टर जी रोजेन ने जैव विविधता शब्द का सबसे पहले इसने उपयोग किया था, और विशेष रूप से कि एक क्षेत्र या एक पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम में सभी प्रजातियों को संदर्भित करने के लिए, यानी एक इकोसिस्टम में पाई जाने वाली सभी जातियां जो है उन जातियों को सामूहिक रूप से दर्शाने के लिए शब्द का यूज किया गया था, बायोडायवर्सिटी यानी जैव विविधता शब्द का यूज किया था। किसके द्वारा यूज किया गया? ये नाम याद रखना है। क्या नाम है? वाल्टर जी रोजेन। इसने जैव विविधता शब्द का यूज किया, और जैविक विविधता के लिए ई नोर्स और आर ई मेक, ये दो शब्द याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद देखो सभी जीवों में समानता व असमानता, समानता होती है कुछ में असमानता,
विशिष्ट लक्षण अर्थात विशिष्ट रूप या कार्य के आधार पर, काम एंड उसके आधार पर उन्हें वर्गीकृत किया जा सकता है। यानी जीवों को अलग अलग टाइप से इनको अलग अलग प्रकार में बांट सकते हैं। हो सकता है उनमें क्या हो कि सभी जीवों में कोष में समानता हो, समानता के आधार पर बांटे, किसमें असमानता के आधार पर बांटे, असमानता कौन कौन उसके आधार पर अलग अलग उसको क्लासिफाई करें। कुछ विशेष लक्षण होते हैं उनके आधार पर इनको अलग अलग प्रकार में क्या करते हैं, बांटते हैं, उनको वर्गीकृत करते हैं। और याद रखना यह शब्द जैव वैज्ञानिक क्या नाम है, अर्नेस्ट हिक्कल। क्या नाम है, एक तो अर्नेस्ट हिक्कल और एक शब्द क्या है, कार्ल वोस। एक शब्द क्या है, कार्ल वोस। तो एक तो अर्नेस्ट हिक्कल और एक क्या है, कार्ल वोस और एक रॉबर्ट व्हिटेकर। ये तीन याद रखने हैं। क्या नाम है, अर्नेस्ट हिक्कल, कार्ल वोस और रॉबर्ट व्हिटेकर ने जीवों को विभिन्न जगत में वर्गीकृत किया। यानी इनको क्लासिफाई करने का काम इन तीन वैज्ञानिकों ने सबसे पहले स्टार्ट किया था, अर्नेस्ट हिक्कल, कार्ल वोस और रॉबर्ट व्हिटेकर। और सबसे पहले पीछे हमने पढ़ी थी ये बात कि सर्वप्रथम कैरोलस लिनियस, ये साइंटिस्ट का नाम है, याद रखना। ये क्या नाम है, कैरोलस लिनियस, जिनको फादर ऑफ टेक्सोनॉमी बोलते हैं, वर्गीकरण का जनक या वर्गीकी का जनक, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कैरोलस लिनियस, जिसने द्विवीय नाम पद्धति दी थी, वही है ये। तो ने द्विवीय जगत पद्धति यानी द्विवीय नाम पद्धति दी, जिसमें एनिमिलिया व प्लांटी वर्ग बनाए, यानी एनिमल एनिमिलिया जिसमें हम आते हैं, प्लांटी मतलब पेड़ पौधे आते हैं। और इन्हें आधुनिक वर्गीकरण का पिता याद रखना, ये फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी, याद रखना, ये फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी या आधुनिक वर्गीकरण का जनक किसे बोलते हैं, कैरोलस लिनियस को बोलते हैं, याद रखना ये बात, ठीक है। और इसके पश्चात सन 1866 में अर्नेस्ट हेक्कल ने तीन जगत बनाई, याद रखना, ये क्या है, अर्नेस्ट हेक्कल ने सभी जंतुओं या सभी जीवों को तीन जगतों में बांटा 1866 में। और वो कौन से थे, प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमिलिया, ये तीन है। क्या नाम है, प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमिलिया, ये तीन है। ये तीन नाम, एक दो और तीन। तो प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमिलिया में बांट के अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया था किसने, अर्नेस्ट हिक्कल के द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया था। और याद रखना फिर 1938 में, है ना, लगभग 80 साल बाद 1938 में एच.एफ. कोपलैंड, क्या नाम है, एच.एफ. कोपलैंड ने चार जगत बनाए जंतुओं के वर्गीकरण के तौर, यानी अर्नेस्ट हिक्कल जो है उसने तो तीन बनाए और एच.एफ. कोपलैंड ने चार बनाई। उसने फिर प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमिलिया में एक को जोड़ दिया, मोनेरा। चार हो गए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमिलिया, इसने चार बना दिए। ये मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमिलिया प्रस्तुत किए। और 1969 में, ये याद रखना, अब ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, पीछे भी आया था 1969 यानी 69 में R.H. व्हिटेकर, ये शब्द, ये नाम R.H. व्हिटेकर ने पंच जगत प्रणाली, जिसको पांच जगत अवधारणा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पांच जगत अवधारणा या पंच जगत प्रणाली कहते हैं। और इसके पश्चात इसने पंच जगत प्रणाली दी। और इसके बाद 1982 में मार्ग्यूलिस और स्वार्ज ने पांचों वर्गों को यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में बांटा। जितने पांच वर्ग है ना, उनको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक बांटने का 1982 में किसके द्वारा किया गया, मार्ग्यूलिस और स्वार्ज के द्वारा किया गया, ये ध्यान रखना है। अब देखो पदानुक्रम है ना वर्गीकरण का, यानी किसी भी जीव को अगर इसको क्लासिफाई करे तो उसको किस प्रकार से रखेंगे। अब देखो कोई भी अगर क्लासिफाई करें तो हम कहते हैं कि सबसे पहले कि हम क्या है, इंडियन है, इंडियन के बाद हम क्या है, राजस्थान में रहते राजस्थानी है, राजस्थान के बाद जिस जिले में रहे उस जिले के है, उस जिले के अंदर फिर कौन से शहर में रहे उस शहर के हो, उस शहर के अंदर कौन से गांव में रहे उस गांव के हो। इस तरह से यानी हमारा क्या क्लासिफिकेशन है। ऐसे क्या है, सभी जीवों को क्लासिफाई करने का काम किया था, इसको बोलते हैं वर्गीकरण का पदानुक्रम, यानी सीक्वेंस या स्टेप बाय स्टेप करना, पदानुक्रम। और क्या है कि जंतुओं को उनके लक्षणों के आधार पे विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित करना। जंतु है ना, जंतुओं को क्या है, उनके
लक्षणों के आधार पे विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित करना उसका क्या कहलाता है, वर्गीकरण कहलाता है। और वर्गीकरण को विशिष्ट क्रमबद्ध श्रेणी में वर्गीकृत करना क्रम पदानुक्रम कहलाता है। याद रखना, जंतुओं को उनके लक्षणों के आधार पर विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित करना क्या कहलाता है, क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण कहलाता है। तथा वर्गीकरण को विशिष्ट क्रमबद्ध श्रेणियों में वर्गीकृत करना क्या कहलाता है, पदानुक्रम कहलाता है, जो कि निम्न प्रकार से। इन पदानुक्रम में कौन कौन से स्टेप आते हैं, वो स्टेप देखो, थोड़ा सा देखनी है आपको। देखो वर्गीकरण के अंदर है ना, क्लासिफिकेशन में कौन कौन से स्टेप आते हैं। देखो सबसे पहले जगत देखते, किंगडम, यानी कोई जीव कौन से जगत से संबंधित है, सबसे पहले किंगडम या जगत बोलते हैं। उस जगत के अंदर फिर आता है फाइलम यानी संघ, कौन से संघ का है, फाइलम बोलते हैं उसको, संघ। फिर संघ के अंदर आता है फिर क्लास, यानी कौन से वर्ग का है, उस संघ के अंदर कौन से वर्ग का है, क्लास का है। फिर क्लास के बाद आता है उसका ऑर्डर यानी गण, तो कौन से क्लास में कौन से गण या ऑर्डर का है। फिर ऑर्डर के अंदर आती है फैमिली, उस गण में कौन सी फैमिली या कुल का है वो जीव। और उस कुल के अंदर फिर आएंगे वंश, यानी कौन से वंश का, यानी जीन, उसका जीन्स कौन सा, यानी वंश कौन सा है फैमिली के अंदर। और फिर वंश के अंदर कौन सी उसकी जाति है, उसको स्पीसीज बोलते हैं। इस क्रम में उसको बांटते। तो जीवों को बांटने का क्रम क्या है, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले तो किंगडम यानी जगत, कौन से जगत का है। फिर इस जगत में कौन सा उसका संघ है, यानी उसका फाइलम क्या है। फिर फाइलम के अंदर उसकी कौन सी क्लास, यानी उसका वर्ग कौन सा है। वर्ग के अंदर उसका कौन सा ऑर्डर, यानी उसका गण कौन सा है। फिर गण के अंदर उसका कौन सी फैमिली, यानी उसका कुल कौन सा है। फिर फैमिली के अंदर कौन सा उसका जीनस, यानी उसका वंश कौन सा है। और वंश के अंदर फिर क्या है, उसकी स्पीसीज या जाति कौन सी। ऐसे 7 स्टेप है ये। कितने 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। इस तरह से सभी जीवों को बांटने का ये एक पदानुक्रम है, ये क्रम याद रखना आपको, ठीक है ना। सबसे पहले बड़ा किंगडम, किंगडम के अंदर फिर फाइलम, फाइलम के अंदर फिर क्या आएंगे क्लास, क्लास में क्या आएगा ऑर्डर, ऑर्डर में क्या आएगा फिर फैमिली, फैमिली में क्या आएगा जीन्स, जीन्स में क्या आएगा फिर आगे स्पीसीज। ऐसे ऐसे 7 पदानुक्रम है क्लासिफिकेशन के, वर्गीकरण के, याद रखने। और इस पद्धति में समान जातियों को, अब देखो एक समान जातियों को रखेंगे एक जीन में, एक समान जीन को रखेंगे एक फैमिली में, एक समान फैमिली मिलकर बनाएगी एक ऑर्डर यानी गण, एक प्रकार के गण मिलकर बनाएंगे एक क्लास या एक वर्ग, एक प्रकार के वर्ग बन के बनाएंगे एक फाइलम यानी संघ, और एक प्रकार के संघ मिलकर बनाएंगे एक जगत यानी किंगडम। ये लिखा है इसमें, समान कुलों को एक गण में, एक गणों को एक वर्ग में, वर्ग को उसके संघ में रखा जाता है। अब देखो कौन कौन से, ये 5 हमें थोड़े पढ़ने, मोनेरा, प्रोटिस्टा है ना, प्लांटी, एनिमिलिया, ये 5 है ना कवक वाले, ये 5 हमें पढ़ने हैं। अब देखो कैसे 5 में, पहला है मोनेरा। अब मोनेरा के अंदर क्या आती है वो बातें हमें देखनी है। मोनेरा में क्या है कि इस जगत के सभी जीव प्रोकैरियोटिक होते हैं, ये पॉइंट याद रखना है। मोनेरा में सारे जीव क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक, जिनमें प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। कोशिका में न कोशिका झिल्ली होती है, न कोई सुस्पष्ट कोशिका में पाई जाते हैं, कोई भी चीजें अच्छी तरह से ढंग से नहीं होती कोशिका में, उनको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक, यानी प्रो मतलब आदिम, बहुत पुराना केंद्रक वो है, वो पाया जाए वो सारे मोनेरा के अंदर आएगा, यानी सबसे पुराने जीव है। तथा इनमें अधिकांश सूक्ष्म जीव आते हैं, इसमें सारे क्या है छोटे छोटे सूक्ष्म जीव इसके अंदर शामिल होते हैं। और इस जगत की जीवों की कोशिका में हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया है ना, अंतःपर्दवी जालिकाएं आदि कोशिकांगे इसमें नहीं होते, इसमें ये कोशिकांगे उपस्थित नहीं होते प्रोकैरियोटिक कोशिका में। और इन जीवों के केंद्रक आवरण रहित, यानी केंद्रक में केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है, और आनुवांशिक पदार्थ के कोशिका द्रव्य के अंदर फैला रहता है। क्या रहता है, आनुवांशिक पदार्थ जो है ना वो कोशिका द्रव्य के अंदर क्या रहेगा, बिखरा रहेगा, फैला रहेगा। और ये स्वपोषी भी हो सकते हैं और विषम पोषी, यानी अपना भोजन खुद ही बना सकते हैं स्वपोषी, या हो सकता है दूसरे के ऊपर भोजन के लिए निर्भर रहे तो विषम पोषी भी हो सकते हैं, है ना। ये मोनेरा के अंदर है। और इसमें वास्तविक लैंगिक जनन के स्थान पर, अब इसमें लैंगिक जनन नहीं होता, क्या होता है इसमें को कॉन्जुगेशन या सहयुग्मन होता है, आपस में जुड़ते हैं एक दूसरे के साथ, द्वारा जनन होता है, यानी एक बीच में नली बन जाती है। जैसे एग्जांपल याद रखने, मोनेरा में क्या आते हैं याद रखने, ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। मोनेरा में शामिल क्या है, साइनोबैक्टीरिया और नील हरित शैवाल। क्या है,
साइनोबैक्टीरिया जिसको बोलते हैं नील हरित शैवाल, और माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका बोलते हैं ना, माइकोप्लाज्मा। तो नील हरित शैवाल और माइकोप्लाज्मा को मिला के बोलते हैं। तो याद रखना साइनोबैक्टीरिया का नाम क्या, नील हरित शैवाल है। तो नील हरित शैवाल या साइनोबैक्टीरिया या माइकोप्लाज्मा है। तो माइकोप्लाज्मा नील हरित शैवाल को किसमें शामिल करते हैं, मोनेरा में शामिल किया जाता है। उसके बाद देखो दूसरा प्रोटिस्टा, सेकंड क्या है, प्रोटिस्टा। अब प्रोटिस्टा मोनेरा का बाद आता है, मोनेरा का बाद। अब देखो इस जगत के सभी जीव क्या है, इस जगत के सभी जीव एक कोशिकीय होते हैं, सारे एक कोशिकीय, ठीक है। दूसरा क्या है, यूकैरियोटिक, क्या है, यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। तो यूकैरियोटिक जीव है जिनमें सुस्पष्ट कोशिका पाए जाते हैं, वो है यूकैरियोटिक, जो कि जलीय जीव होते हैं। कौन से हैं ये सारे, ये जलीय जीव है। और इस जगत के जीवों में केंद्रक झिल्ली द्वारा आवृत रहता है, यानी इनमें केंद्रक जो है ना, वो केंद्रक झिल्ली द्वारा क्या रहेगा, आवृत, क्योंकि यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है और यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। तो इनके अंदर केंद्रक झिल्ली पाई जाती है और इनकी कोशिकाओं में हरित लवक, है ना, पर्णहरित हरित लवक, अंतःपर्दवी जालिका व गोल्जिकाय व माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। इनके अंदर ये कोशिकांग पाई जाती है यूकैरियोटिक कोशिका में। और इन जीवों में अलैंगिक व लैंगिक जनन होता है। इसमें क्या है, अलैंगिक और लैंगिक दोनों प्रकार का जनन इनमें पाया जाता है, ध्यान रखना है। और इस जगत के जीव स्वपोषी भी होते हैं और मर्तपोषी यानी मर्त जीवों पर निर्भर रहने वाले व परपोषी अन्य जीवों पर निर्भर रहने वाले भी हो सकते हैं। यानी सब अपने भोजन का निर्माण कर सकते हैं, या भोजन के लिए मर्त जीवाश्मों पर निर्भर रहे मर्तपोषी हो सकते हैं, या फिर अन्य जीवों पर भोजन के लिए निर्भर रहे तो वो परपोषी भी हो सकते हैं। और इस जगत के जीवों में गमन के लिए सीलिया, याद रखना इन जीवों में क्या है, गमन करें ना उसका आगे क्या है, बिल्कुल बारीक बारीक क्या है, संरचनाएं पाई जाती है, जिन जो उनको लाके चलते हैं वो उनको सीलिया या फ्लेजिला, क्या बोलते हैं इनको, सीलिया या फ्लेजिला नामक संरचनाएं पाई जाती है, जिनकी सहायता से गमन करते हैं, चलते हैं। बिल्कुल बारीक बारीक पैर से होते हैं ये। जैसे अब याद रखने एग्जांपल, मोनेरा में तो क्या था, साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा, और प्रोटिस्टा में शामिल क्या है, यूग्लिना, याद रखना यूग्लिना शैवाल, अमीबा, पेरामीशियम, डाइटम, प्रोटोजोआ, तीनों चारों नाम इंपॉर्टेंट है ये। इसमें सारे प्रोटिस्टा में पाए जाते हैं। कौन से, यूग्लिना, अमीबा, पेरामीशियम, डाइटम और प्रोटोजोआ, ये सारे क्या है, किसमें, प्रोटिस्टा में पाए जाने वाले जीव है। ये प्रोटिस्टा के अंदर ये मुख्य मुख्य जीव पाए जाते हैं। इसके बाद देखो तीसरा है, और तीसरा ग्रुप है वो है फंजाई यानी कवक, यानी पंच जगत प्रणाली है ना। पंच जगत प्रणाली में एक मोनेरा, एक प्रोटिस्टा, एक कवक, एक प्लांटी और एक एनिमेलिया, 5 जगत है ये। और इनमें हमने थोड़ा सा देखा है, किसमें, मोनेरा के बारे में, उसके बाद प्रोटिस्टा के बारे में, और इसके बाद क्या, तीसरा कवक यानी फंजाई। अब कवक क्या होते हैं, जो भोजन के लिए अन्य पर निर्भर रहते हैं। कवक तो खुद भोजन का निर्माण नहीं करते हैं ये। और इसके अंदर भी यूकैरियोटिक जीव आते हैं सारे। कौन से आते हैं, यूकैरियोटिक जीव है, हर जगह पाए जाते हैं ये, जो कि सर्वव्यापी अर्थात जल के अंदर भी पाए जाते हैं, थल यानी भूमि के ऊपर भी होते हैं, वायु के अंदर भी पाए जाते हैं। ये कौन, ये कवक, तीनों सर्वव्यापी होते हैं, हर जगह पाए जाते हैं, थल जल और वायु सब में। और इस जगत के जीव क्या होते हैं, परपोषी, क्या होते हैं, परपोषी, यानी भोजन के लिए अन्य पर निर्भर रहे, खुद भोजन का निर्माण नहीं करते। और ये तंतु में संरचना के रूप में, यानी बिल्कुल ही तंतु के समान ऐसे संरचनाएं वाली होती है, इस तरह संरचनाएं बनाते तंतु की तरह। और किंतु इसका एक अपवाद है, वो कौन सा है, इष्ट, इष्ट अपवाद है। और इसकी कोशिका भित्ति काइटिन व पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। किसकी, कवक की कोशिका भित्ति काइटिन व पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। ध्यान रखना काइटिन वर्ड आता है ये एग्जाम में, किसकी बनी होती है, काइटिन की। और वे कवक जो जटिल कार्बनिक पदार्थों को
सरल कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित कर अवशोषित करते हैं, वो मर्त जीवी कहलाते हैं। याद रखना, वे कवक है ना जो कार्बनिक पदार्थों को जो जटिल है उनको पहले तोड़ के उसको सरल कार्बनिक पदार्थों में चेंज करते हैं, फिर उसको भोजन के रूप में लेते हैं। तो मर्त पदार्थों पर निर्भर करते हैं, उनको बोलते हैं मर्त जीवी। क्या बोलेंगे? उनको मर्त जीवी कहते हैं। और जो कवक कौन? जो सजीव पादप और जंतुओं से पोषण प्राप्त करते हैं, यानी जो जीवों से पोषण प्राप्त करते हैं, या तो सजीव पादप हो या फिर सजीव क्या हो, कोई जंतु हो, उनको बोलते हैं परजीवी। याद रखना, ये जो मर्त पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करें वो मर्त जीवी, और जो जीवित पेड़ पौधों से या जीवित जंतुओं से अपना पोषण प्राप्त करें उनको बोलते हैं परजीवी। ये परजीवी कहलाते हैं। वे कवक जो शैवालों के साथ मिलकर, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, ये वे कवक जो शैवालों के साथ मिलकर पोषण करते हैं उन्हें सहजीवी, वो सहजीवी कहलाते हैं। जैसे लाइकेन में होता है ना, लाइकेन में क्या है, शैवाल और कवक दोनों मिलकर काम करते हैं, तो वो सहजीवन का एक उदाहरण है लाइकेन। तो सहजीवी कहलाते हैं कवक। और कवकों में जनन जो होता है ना, वो तीनों प्रकार से होता है। वो हो सकता है कि या तो कायिक जनन हो, कायिक प्रकार से, या फिर लैंगिक जनन हो सकता है, या फिर अलैंगिक जनन। तीनों प्रकार के जनन होते हैं किसमें? कवक में। कवक में क्या है, कायिक जनन भी होता है, लैंगिक जनन भी होता है और अलैंगिक, तीनों प्रकार के जनन होते हैं। और इसका यूज जो है ना, कवक का यूज वो एंटीबायोटिक के रूप में करते हैं। याद रखना, ये एंटीबायोटिक के रूप में कवक का यूज करते हैं। कवक है ना एंटीबायोटिक बनाने में काम आते हैं। तो क्या लिखा है कि कवकों का उपयोग प्रतिजैविक के निर्माण में भी किया जाता है, यानी एंटीबायोटिक बनाने। जैसे पक्सीनिया, क्या नाम है, पक्सीनिया है, पेनिसिलियम, जिससे पेनिसिलिन बनाते हैं, पेनिसिलियम, ये क्या है, एंटीबायोटिक बनाने में काम आती है ये कवक। इसके बाद देखो तीसरा, और देखो कवक के बाद है ना एक ही थोड़ा अलग से आ गया बीच में, ये क्या, लाइकेन। और ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसका एग्जाम में प्रश्न जो आता है ना, कई बार आया है, वो क्या है, लाइकेन जो अधिकतर जो है ना, वो क्या है, मेन जो है वो प्रदूषण की सूचना देने वाले सूचक के रूप में काम करते हैं। जहां पर बहुत ज्यादा प्रदूषण हो ना, वहां फिर लाइकेन उगते नहीं है। जहां प्रदूषण ज्यादा हो ना, वहां लाइकेन नहीं उगते। प्रदूषण की सूचना का भी काम करते, सूचक के रूप में काम करते हैं। और लाइकेन जो होते हैं ना, ये कवक और शैवाल दोनों का एक सहज जीवन का उदाहरण है, मिला हुआ रूप है। शैवाल क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, भोजन बना के कवक को उपलब्ध करवाते हैं। और कवक क्या करते हैं, भूमि से जल और खनिज लवण का करके अवशोषण शैवाल को देता है। तो दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं, हेल्प करके अपना जीवन बिताते हैं, तो वो सहज जीवन का उदाहरण, साथ साथ जीना। तो दो है, शैवाल और कवक दोनों का मिला हुआ रूप क्या कहलाएगा, लाइकेन। तो देखो क्या है, सिम्बायोटिक। लाइकेन सहजीवी यानी सिम्बायोटिक है, सहजीवी है, जिसमें शैवालांश यानी शैवालकांश व शैवाल के घटक व कवकांश यानी कवक के घटक होते हैं, दोनों होते हैं इसमें। और शैवाल क्या करता है, शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा शर्करा का निर्माण करता है। और कवक क्या करता है, कवक जल व खनिज का अवशोषण करते हैं कवक। और शैवालों से कवकों को पोषण, यानी शैवालों से है ना कवकों को पोषण मिलेगा, यानी भोजन का निर्माण करके देंगे शैवाल कवकों को। और कवक क्या करते हैं, कवकों से शैवालों को जल व खनिज लवण प्राप्त होता रहता है। कवक क्या भूमि से जल खनिज लेकर शैवालों को देते रहेंगे। और ये क्या है, सहजीवी पोषण कहलाता है, एक साथ साथ जीना, सिम्बायोटिक यानी सहजीवी पोषण कहलाता है। और इनमें देखो अब इसके अंदर कायिक जनन भी हो सकता है, खंडन यानी टूटकर खंडन क्रिया के द्वारा जनन कर सकते हैं, लैंगिक जनन भी होता है। तो कायिक जनन भी होता है, खंडन के द्वारा जनन, और ये लैंगिक जनन भी होता है। और लाइकेन का पादप काय, याद रखना भी, लाइकेन का पादप काय एक थैलाब होता है, थैले के समान एक संरचना होती है, थैलाब, थैलोफाइटा ग्रुप वाला थैलाब होता है ये, जो कि आंतरिक रूप से जटिल, बाहर से है ना थैला से दिखता है, लेकिन अंदर से क्या एक जटिल संरचना का निर्माण करता है ये। जैसे एग्जांपल याद रखना अब ये लाइकेन के उदाहरण, अब देखो कौन से, लेसिडियम, क्या नाम है, लेसिडियम, कोलेमा और एक क्लेडोनिया, ये तीन नाम याद रखने हैं। कौन से, लेसिडियम, कोलेमा और
क्लेडोनिया, ये क्या है, लाइकेन का एग्जाम्पल है। और अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और देखो इनका यूज जो है ना वो धूप, हवन सामग्री बनाने में इनका यूज किया जाता है। अब यहां से देखो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये बहुत बार एग्जाम पूछा गया है। इनका प्रयोग प्रदूषण के सूचक के रूप में भी किया जाता है। जहां पर ज्यादा प्रदूषण होगा ना वहां पर कवक का निर्माण फिर नहीं होता, कवक नहीं बनते, वहां पनपते नहीं है, इसलिए इनका यूज प्रदूषण के सूचक के रूप में इनका उपयोग किया जाता है, ध्यान रखना ये। इसके बाद देखो फिर अपना चौथा है ये, पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टी, तीसरा कवक, चौथा है ये प्लांटी। फोर्थ है अपना ये ग्रुप प्लांटी। प्लांटी में क्या होंगे, प्लांट आएंगे सारे, इसमें क्या है, बहुकोशिकीय उत्पादों का जगत भी कहते हैं। तो बहुकोशिकीय उत्पादकों का जगत, जिसमें बहुकोशिकीय संरचना यानी बहुत सारी कोशिकाओं से शरीर का निर्माण, और इस जगत के जीव बहुकोशिकीय और यूकैरियोटिक होते हैं। क्या होते हैं, बहुकोशिकीय है तो यूकैरियोटिक जरूर होंगे, तो बहुकोशिकीय भी है और यूकैरियोटिक भी है। अब देखो इसमें कोशिका भित्ति याद रखना अब, यहाँ कोशिका भित्ति, लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, रिक्तिकाएं आदि सभी सभी प्रकार के कोशिकांग इसके अंदर पाए जाते हैं। सारे कोशिकांग सारे इसके अंदर उपस्थित होते हैं, और ये स्वकोषी होते हैं। अपने भोजन का निर्माण प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा पेड़ पौधे अपने भोजन का निर्माण खुद करते हैं, तो ये सारे स्वकोषी है, जो कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्टार्च या मंड के रूप में, स्टार्च और मंड मतलब स्टार्च को बोलते हैं मंड हिंदी में, और इंग्लिश का शब्द है स्टार्च, स्टार्च या मंड के रूप में भोजन का संग्रहण करते हैं। याद रखना ये बहुत बार आता है एग्जाम में, पादपों में भोजन का संचय किस रूप में होता है, स्टार्च के रूप में, या जिसको बोलते हैं मंड। चावल है ना, गेहूं है, अनाज के अंदर क्या होता है, स्टार्च होता है। पौधे अपने भोजन का संग्रह स्टार्च या मंड के रूप में करते हैं, और हम इसको खाते हैं। पेड़ पौधों से प्राप्त भोजन का हम जीव जंतु यूज करते हैं। और अगर याद है जंतुओं में भोजन का संचय, हम क्या खाना खाते हैं, और खाना खाने के बाद कुछ खाना हमारे शरीर में एनर्जी उत्पन्न करने में काम आ जाएगा, और जो बाकी बच गया जो हमारे शरीर में काम में नहीं आ रहा, उसका हमारे शरीर में बॉडी में क्या संचय हो जाएगा। और कई बार जंतुओं में भोजन का संचय किस रूप में होता है, फिर वो ग्लाइकोजन के रूप में, किस रूप में, ग्लाइकोजन। तो याद रखना पेड़ पौधों में भोजन का संचय स्टार्च के रूप में, और जंतुओं में भोजन का संचय ग्लाइकोजन के रूप में होता है। याद रखना पॉइंट, ये पूछते हैं बहुत बार। तो जंतुओं में भोजन का संचय ग्लाइकोजन के रूप में, पेड़ पौधों में स्टार्च या मंड के रूप में पोषण का संग्रहण करते हैं। और ये जो है ना प्लांट वाले, इनको फिर क्या है, लक्षणों के आधार पे अलग अलग उप वर्गों में, इस वर्ग को क्या अन्य अलग उप वर्गों में बांटते हैं, जिसके अंदर हम थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, 5 अलग प्रकार करेंगे। किसके, प्लांट वाले पार्ट में 5 प्रकार करेंगे, थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ये 5, ये क्या है, 5 इसके आगे सब क्लास है, इसके उपवर्ग है। किसके, इस प्लांटी वाले वर्ग के आगे अलग से 5 और है, लक्षणों के आधार पर बांटेंगे, इनको उपवर्गों में करते हैं विभाजित। तो पहला कौन सा है, थेलोफाइटा। थेलोफाइटा मतलब थेलस, यानी वही थैले के समान। तो इनके इस पादप का जो भाग है शरीर, वो क्या जड़, तना और पत्ती में विभेदित नहीं होता। इस प्लांट में क्या है, आप देखोगे तो आपको जड़, तना और पत्ती नहीं दिखेंगे, इसमें सिर्फ क्या आपको एक थैलस दिखेगा, थैले की समान संरचना दिखाई देगी। तो इससे पादप वर्ग के सदस्यों का शरीर जड़, तना और पत्तियों आदि में विभेदित नहीं होता, जड़, तना और पत्तियां नहीं होती। यह शरीर क्या है, थैलस यानी थैले के समान संरचना में, तो यानी के रूप में रहता है। और सेवाल इसका सबसे उत्तम उदाहरण है। सेवाल, सेवाल किसमें आता है, थेलोफाइटा में। और इनमें सवन उत्तकों का अभाव होता है। सवन उत्तक मतलब जाइलम और फ्लोएम, वेस्कुलर सिस्टम जो है ना, वेस्कुलर ये टिश्यू, सवन उत्तक, जाइलम और फ्लोएम, ये इसके अंदर नहीं पाई जाते हैं। किसमें, थेलोफाइटा, यानी थेलोफाइटा है, इसमें जड़, तना, पत्तियों का अभाव, इसका शरीर है वो थैलस यानी थैले के समान होता है, और इसके अंदर सवन उत्तक, जाइलम और फ्लोएम नहीं पाई जाते हैं, ध्यान रखना है। अब देखो सेवाल कायिक, लैंगिक व अलैंगिक जनन द्वारा जनन करते हैं। सेवाल इसके अंदर आते हैं, किसमें आते हैं, थेलोफाइटा में आते हैं, मेन सेवाल आते हैं। और सेवाल जनन करेंगे वो कायिक के द्वारा, लैंगिक के द्वारा और
अलैंगिक जनन द्वारा करते हैं और इनका आवास जो होता है मुख्य जलीय होता है, जल के अंदर पाए जाते हैं। इसकी कोशिका भित्ति सेलुलोज व पेक्टिन की बनी होती है। याद रखना, थैलोफाइटा में कोशिका भित्ति किसकी बनी है? सेलुलोज व पेक्टिन की बनी होती है। और याद रखना इसमें खुद एग्जांपल याद रखने, थैलोफाइटा वर्ग के उदाहरण पॉलीसाइफोनिया, एक तो क्या है पॉलीसाइफोनिया, एक नाम क्या है वोकेरिया, एक नाम क्या है वोकेरिया, और एक नाम क्या है वोल्वोक्स, एक नाम क्या है वोल्वोक्स, और एक है कारा। ये तीनों क्या है थैलोफाइटा वर्ग के उदाहरण है। याद रखना, थैलोफाइटा में क्या आएंगे? पॉलीसाइफोनिया, वोकेरिया, वोल्वोक्स और कारा। ये चार नाम याद रखने। कौन से? पॉलीसाइफोनिया, वोकेरिया, वोल्वोक्स और कारा। ये चार है। चार किस में आएंगे? सारे ये चार आएंगे थैलोफाइटा वाले उपवर्ग के अंदर। ये चार एग्जांपल आपको याद रखनी है। फिर दूसरा है ब्रायोफाइटा। अब ये बीच वाले प्लांट है, ये बीच के मतलब थैलोफाइटा और टेरिडोफाइटा के बीच के प्लांट है ब्रायोफाइटा, और इनको जंतु जगत का उभयचर बोलते हैं। जैसे ये सॉरी पादप जगत का क्या बोलते हैं? इनको पादप जगत का उभयचर बोलते हैं। जैसे जंतु जगत में उभयचर होते हैं ना, जैसे मेंढक है जल में रह सकता है, थल में रह सकता है, वैसे ये भी क्या है दोनों के बीच वाली संरचना है, इसको उभयचर भी बोलते हैं। अब देखो क्या है, इस वर्ग के पादपों का शरीर थैलस होता है, थैले के समान, और इनमें पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। याद रखना, ये क्या बोलते हैं? इसको पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। याद रखना ये। और क्योंकि स्थलीय व जलीय दोनों प्रकार के इसमें जीव आते हैं। अब देखो थैलोफाइटा में केवल जलीय जीव शामिल करे थे हमने, इसके अंदर क्या जलीय भी और स्थलीय दोनों प्रकार के जीव आते हैं। वो तो उभयचर जो दोनों पे रह सकते हैं उभयचर होते हैं। तो ब्रायोफाइटा उभयचर है, पादप जगत का उभयचर है। कौन है? ब्रायोफाइटा। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है? किसको? ब्रायोफाइटा को। और ये स्वपोषी होते, भोजन का निर्माण ये खुद करते हैं, और इनमें जनन जो होता है ना वो कायिक द्वारा ये और लैंगिक जनन दोनों प्रकार का होता है। कायिक जनन भी हो सकता है और लैंगिक जनन भी हो सकता है। और इसमें इस पादप में जो वर्ग है ना, इसके अंदर जड़ें और सवन उत्तक इसके अंदर भी नहीं पाई जाती है ना। इसके अंदर भी क्या है, पादपों में जड़ें और सवन उत्तक दोनों क्या होते हैं, इनके अंदर भी क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। जैसे अब एग्जाम्पल याद रखने आपको, एग्जाम्पल कौन से? रिक्सिया, एग्जाम्पल क्या है? रिक्सिया। दूसरा क्या है? पोलीट्राइकस। सेकंड क्या है? पोलीट्राइकस। तीसरा क्या है? फ्यूनेरिया। रिक्सिया, पोलीट्राइकम, है ना, पोलीट्राइकम और फ्यूनेरिया, ये एग्जाम्पल में आता है। रिक्सिया आता है या फिर फ्यूनेरिया, दो सब ये दो याद रखने हैं आपको। ये ब्रायोफाइट का एग्जाम्पल है। तो रिक्सिया, पोलीट्राइकम और फ्यूनेरिया किसके? ब्रायोफाइटा जगत के क्या है? एग्जाम्पल है। उसके बाद तीसरा पादप जगतन प्लांटी का तीसरा उपवर्ग है वो है टेरिडोफाइटा। क्या बोलते हैं इनको? टेरिडोफाइटा बोलते हैं, टेरिडोफाइटा। और इसमें पादप जड़ जो है ना, पादप शरीर है वो जड़ तना और पत्तियों के अंदर क्या हो जाएगा? विभेदित हो जाएगा। अब इसका शरीर थैले के समान, थैलस के समान है नहीं है। इस वर्ग के पादपों का शरीर थैलस नहीं होता है, यानी इसमें जड़ तना और पत्तियों के अंदर क्या है? विभेदित हो गया ये। इसके अंदर जड़ तना और पत्तियां तीनों संरचनाएं पाई जाती है। और याद रखना है कि इस वर्ग के पादप स्थलीय होते हैं। याद रखना, ये अब जलीय नहीं है। सारे क्या हो गए? सारे पादप स्थलीय, और इनके अंदर जाइलम और फ्लोएम यानी सवन उत्तक पाए जाते हैं। इनके अंदर जाइलम फ्लोएम भी पाए जाएंगे, सवन उत्तक पाए जाएंगे। और इन पादपों में जनन जो होगा ना वो कायिक भी हो सकता है और लैंगिक भी हो सकता है और अलैंगिक, सभी प्रकार के जनन होते हैं इसमें टेरिडोफाइटा। अब एग्जाम्पल याद रखना है टेरिडोफाइटा के, मार्सिलिया। टेरिडोफाइटा के एग्जाम्पल कौन से हैं? मार्सिलिया, साल्विनिया। टेरिडोफाइटा में क्या है? मार्सिलिया, साल्विनिया, सिलेजिनेला, सिलेजिनेला, इक्विसिटम। क्या है? इक्विसिटम। ये किसके हैं? ये टेरिडोफाइटा के एग्जाम्पल है। कौन से? मार्सिलिया, साल्विनिया, सिलेजिनेला, इक्विसिटम। याद रखना एग्जाम्पल। ये क्या है? टेरिडोफाइटा पादप के एग्जाम्पल है। जड़ तना पत्ती विविधित है, सवन उत्तक जाइलम फ्लोएम भी पाए जाते हैं। जनन है कायिक से, लैंगिक से, अलैंगिक तीनों प्रकार के जनन हो सकते हैं। ठीक है ना। और ये थोड़ा विकसित है किसकी तुलना में? ब्रायोफाइटा की तुलना, इसलिए इनमें थैलस के समान संरचना नहीं होती है। टेरिडोफाइटा का आगे वाला भाग वो और भी विकसित है।
तो चौथा जो है वो कौन सा है, फोर्थ है, पहला थेलोफाइटा, दूसरा ब्रायोफाइटा, तीसरा टेरिडोफाइटा, चौथा कौन सा है अब, जिम्नोस्पर्म, जिसको बोलते हैं अनावर्त बीजी। हिंदी में नाम क्या है इसका, अनावर्त बीजी, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जिम्नोस्पर्म। क्या बोलते हैं इनको, जिम्नोस्पर्म। जिम्नो मतलब जिम लिया, खा गया, स्पर्म मतलब जो फल है वो फल खा गए। इसका मतलब इन जीवों में जो है ना, वो है इन जीवों में है ना, जो बीज जो होते हैं ना, वो फल के अंदर नहीं होते, खुले में रहते हैं, फल नहीं है, ठीक है ना। तो जिम्नोस्पर्म क्या है, जिम्नोस्पर्म एक यूनानी शब्द है। क्या है, जिम्नोस्पर्म एक यूनानी शब्द है, और जिसका अर्थ है, जिम्नो मतलब होता है नगन, नगन, और स्पर्म मतलब बीज, यानी जिनमें बीज क्या हो, नगन रहे, यानी बीज है ये नगन है, यानी इनके अंदर बीज फल के अंदर वो रहते नहीं है। ये एक मिनट रुको, काट दिया, क्या कह रहे थे, तो जिम्नोस्पर्म में नगन बीजी, यानी इनमें बीज जो है वो खुले रहते हैं, यानी फल के अंदर बीज है ना, फल के अंदर नहीं रहते, बल्कि क्या रहेंगे, खुले रहते हैं। और इनमें बीज अंडाशय में ढके हुए नहीं रहते, ध्यान रखना। ये लिखा है ना, इन्हें पादप में जिन्हें बीज अंडाशय में ढके हुए नहीं रहते। हेलो, हाँ जी सर, हाँ सर, हाँ हाँ अब तक दिए को नहीं बेग सर। मैं आज बात करूंगा, मैं करूंगा आज, है ना, मैं करूंगा आज, है ना, मैं आज करूँ। ठीक, हाँ सर, मैं आज कोई मतलब करूँ, रुक का है ना, क्लास छोड़ के। हाँ हाँ, मैं थोड़ा करूँगा ना, क्लास छूट जाए आधे घंटा में ना। तो इनमें पादप क्या है, बीज खुले रहते हैं, और इनमें अंडाशय में ढके हुए नहीं रहते, यानी नगन बीजी है। जीवन मतलब नगन, पर मतलब बीज, नगन बीजी है, नगन बीजी पादप कहलाते हैं। और इन्हें फल रहित बीज के, फल रहित बीज वाले पादप कहते हैं, यानी जिन्हें फल नहीं होता लेकिन बीज पाए जाते हैं। और फल रहित पुष्पी पादप भी कहते हैं, फल रहित पुष्पी पादप। और नगन बीजी पादप है वो क्या, झाड़ी है, न कि साग, झाड़ी के रूप में। इनकी जड़ें मुसला मूल तंत्र बनाती है, क्या बनाती है, इसमें मुसला मूल तंत्र पाया जाता है। तो याद रखना, ये जिम्नोस्पर्म एक पॉइंट याद रखना मेन, जिम्नो मीन्स नगन, स्पर्म मतलब बीज, जिनमें बीज है ना वो अंडाशय के अंदर सुरक्षित नहीं होते, खुले रहते हैं बीज, यानी इनमें पादपों में फल नहीं बनता, सीधे बीज बनते। और इसके अंदर मेन एग्जांपल आते हैं, वो क्या आते हैं, साइकस, किसका है, साइकस, दूसरा निटम, तीसरा एफिड्रा, चौथा पाइनस। ये इसके एग्जांपल है, किसके हैं, साइकस, निटस, एफिड्रा, पाइनस, ये एग्जांपल किसके हैं, ये एग्जांपल है अनावर्त बीजिया जिम्नोस्पर्म के, आपको एग्जांपल है, याद रखनी है, ठीक है ना। उसके बाद अपना पांचवा उपवर्ग है किसका, प्लांटी वाले भाग का, और वो है आवर्त बीजी एंजियोस्पर्म, जिनमें बीज फलों के अंदर ढके रहते हैं, है ना, एंजियोस्पर्म। अब ये भी शब्द देखो, वही ग्रीक शब्द है, एंजियो मतलब ढका हुआ, स्पर्म मतलब बीज, जिनमें बीज क्या है, फल के अंदर ढके रहे, जिनके अंदर फल पाए जाते हैं, बीज अंडाशय से ढके रहे, और इसके अंदर क्या है, अंडाशय फल बनेगा तो उसके अंदर फल है, फल भित्ति होगी, फिर अंदर बीज भी होंगे, इस तरह से फल के अंदर ढके रहे बीज, वो एंजियोस्पर्म में आते हैं। तो एंजियोस्पर्म ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है एंजियो मतलब ढका हुआ, स्पर्म मतलब बीज, जिनमें बीज ढका रहे यानी फल के अंदर बंद रहे, वे पादप जिनमें बीज फल भित्ति द्वारा आवृत रहते हैं, यानी फल के अंदर रहते हैं। इन बीजों का विकास फल के भीतर होता है, फल के अंदर बनते हैं बीज, और पुष्पी पादप कहलाते हैं। क्या बोलते हैं इनको, पुष्पी पादप बोलते हैं। और अधिकांश सदस्य क्या होते हैं इनके, स्वपोषी, सारे अपने भोजन का निर्माण
श्वसन करते हैं और इसमें श्वसन उत्तक पाए जाते हैं, है ना। जाइलम और फ्लोएम श्वसन तंत्र भी पाया जाता है और इन्हें बीज पत्रों की संख्या के आधार पे, अब देखो एंजियोस्पर्म है ना, उनमें बीज मिलते हैं और बीज में बीज पत्र होते हैं। जैसे कुछ जीवों में बीज जो होते हैं ना वो सिंगल होते हैं, कुछ के अंदर बीज जो होते हैं उनको अगर आप तोड़ोगे ना तो दो अलग अलग भागों में टूट जाएंगे। जैसे चना है, अगर चना को तोड़ोगे तो उसके दो अलग अलग है ना, दो पकड़ियां अलग अलग बन जाएगी, जिसको चने की दाल बोलते हैं हम। दो अलग अलग वो बीज के दो पत्र बन जाएंगे तो वो बीज पत्र है। तो जिन जीवों में एक ही बीज पत्र हो उनको बोलते हैं एक बीज पत्री, और जिनमें बीज में से दो पत्र बन जाए उनको बोलते हैं द्विबीज पत्री। तो ये एंजियोस्पर्म इनको आगे दो प्रकार में बांटते हैं, एक बीज पत्री और द्विबीज पत्री, याद रखने हैं आपको। यानी बीज पत्रों की संख्या के आधार पर एक बीज पत्री और द्विबीज पत्री में इनको विभाजित किया जाता है। और इनमें पादप जनन जो है ना वो कायिक है, लैंगिक जनन है और अलैंगिक, सभी प्रकार से जनन होता है इसमें। जैसे आम है, मटर है, घास है, बबूल, तो इनमें दो प्रकार जनन है, कायिक और लैंगिक जनन। जैसे आम है, या एग्जांपल याद रखें, मटर है, घास है और बबूल, किसके एग्जांपल है ये एंजियोस्पर्म के उदाहरण है, आपको याद रखने, ठीक है ना। तो इसके बाद अपना लास्ट पांचवा सब क्लास, यानी प्लांटी की पांचवी सब क्लास है ये, सॉरी पांचवा अपना ना डिवीजन या पांचवा कहते हैं जगत है, और वो क्या एनिमेलिया। प्लांटी की पांच सब क्लास होगी, हेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, प्लांटी वाले पूरा हो गया। इसके बाद आगे क्या एनिमेलिया, जिसमें एनिमल्स हम आएंगे, जंतु आएंगे। पांचवा ना पंच जगत प्रणाली का पांचवा वर्ग जो है वो कौन सा है, एनिमेलिया, एनिमेलिया पांचवा वर्ग ये। और इसमें जीव है वो बहुकोशिकीय होते हैं, यूकैरियोटिक होगी, सबको पता है। और इन कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, याद रखना ये। जंतुओं में जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती, केवल किस में होती है, ये पादप में होती है। तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति सेलुलोज और की बनी होती है। यहाँ पर हमारे अंदर कोशिका जो होती है उस कोशिका में कोशिका भित्ति बाहरी तरफ नहीं होती, याद रखना। और ये विषम पोषी होते हैं, अलग अलग प्रकार से भोजन का संग्रहण या भोजन करते हैं। और अब पृष्ठ रज्जु, नोटोकॉर्ड बोलते हैं ना, जिस रीढ़ वाली हड्डी है, उसके आधार पर उनको फिर हमें इन एनिमिलिया को दो वर्गों में बांटते हैं, दो भागों में बांटेंगे इनको, याद रखना। एनिमिलिया है ना, उसको हम फिर दो प्रकार में बांटेंगे, एक कोर्डेटा और एक नॉन कोर्डेटा। जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी पाई जाए, पीछे वाला भाग में रीढ़ वाली हड्डी पीछे ना अपनी ये पाई जाए, वो तो है कोर्डेटा वाला। जिनमें पीछे रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाए वो होते हैं नॉन कोर्डेटा। तो हमारे एनिमिलिया जो है क्लास, उसको आगे दो सब क्लास, दो उपवर्गों में बांटते हैं। दो कौन से हैं वो, अपृष्ठवंशी नॉन कोर्डेटा जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती, और एक पृष्ठवंशी यानी कोर्डेटा जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। हमारे हम कौन से हैं, हम कोर्डेटा में आते हैं, हम पृष्ठवंशी, हमारी रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। अब देखो पहला है फर्स्ट, अपृष्ठवंशी या नॉन कोर्डेटा, नॉन कोर्डेटा अपृष्ठवंशी। और इन जंतुओं के, इन वर्ग में जंतुओं में पृष्ठ रज्जु अर्थात रीढ़ की हड्डी या मेरुरज्जु नहीं पाई जाती है। यानी इनमें रीढ़ की हड्डी या मेरुरज्जु दोनों नहीं पाई जाए, उनको बोलते हैं अपृष्ठवंशी या नॉन कोर्डेटा। अब ये संघ जो है नॉन कोर्डेटा, इसके अंदर आगे इसको अलग अलग भागों में इसको डिवाइड करेंगे इसको। और अब इसमें कौन कौन से, इसमें आगे क्लास कौन कौन से इसमें वर्ग शामिल है इस अपृष्ठवंशी वर्ग में, नॉन कोर्डेटा में कौन कौन से आते हैं। अब इसमें पहला है पोरीफेरा, पहला क्या है पोरीफेरा, जिनमें है ना सूक्ष्म छिद्र पाई जाती है, स्पंज इसके अंदर आते हैं, पोरीफेरा, याद रखना। और इन्हें स्पंज कहते हैं, क्या बोलते हैं इनको, इनको स्पंज कहते हैं। स्पंज किस में आते हैं, पोरीफेरा में। और बोलता पोरी मतलब पूर, छिद्र, तो जो कि छिद्रधारी लिखा ना, छिद्रधारी जिनमें छिद्र पाए जाते हैं, ऐचल होते, चलते नहीं है, एक जगह स्थिर रहते हैं, किसी आधार से चिपके रहते हैं, चिपके रहेंगे। और इनके शरीर पर जल, वायु व भोजन के लिए छिद्र होते हैं। इनके शरीर पे क्या बारीक बारीक छिद्र पाई जाएंगे ये, जिससे भोजन से क्या है, भोजन ले लेगा, जल ले लेगा, वायु इस छिद्र की सहायता से अंदर लेता है, जिसे ऑस्ट्रिया बोलते हैं, याद रखना। छिद्रों का नाम क्या है, इन छिद्रों को बोलते हैं ऑस्ट्रिया। तो इन छिद्रों को ऑस्ट्रिया कहते हैं, याद रखना। और इनकी सहायता से क्या करते हैं वो, फिर अपशिष्ट को बाहर निकालने के लिए ओस्कुलम नामक छिद्र होता है, याद रखना। अवशिष्ट पदार्थ है ना, उनको शरीर से बाहर निकालने के लिए ओस्कुलम नामक छिद्र इसमें पाया जाता है। तो छिद्र बाहर की तरफ है ना, वो ओस्ट्री है, जिनसे भोजन लेता है, वायु लेता है, जल लेता है। और अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए ओस्कुलम नामक छिद्र इसमें पाया जाता है, किसमें,
पोरीफेरा में। और सारे क्या है, समुद्री जीव है, समुद्र में पाई जाते हैं सारे। कौन से? पोरीफेरा, समुद्री जीव है। और इनकी संरचना कोशिकीय होती है, कोशिका में। तथा परिवर्धन अप्रत्यक्ष प्रकार का होता है, इनडायरेक्ट। इनमें प्रजनन लैंगिक व अलैंगिक दोनों प्रकार का होता है। अब एग्जाम्पल याद रखनी है, पोरीफेरा का उदाहरण है, इसे तब याद रखना है, यूप्लेक्टेला। एक तो नाम क्या है, यूप्लेक्टेला, एक यूप्लेक्टेला। दूसरा क्या है, चिलाइना। तीसरा क्या है, स्पंजिला, स्पंजिला। चौथा साइकोन, साइकोन। पांचवा ग्रेसिया, है ना। ये एग्जाम्पल किसके हैं, ये पोरीफेरा के उदाहरण याद रखने एग्जाम्पल। और पोरीफेरा क्या है, नॉन कोर्डेटा संघ में आता है ये पोरीफेरा। इसके छिद्रधारी जीव बोलते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं, किसी आधार से चिपके रहते हैं, ऐचल होते चलते नहीं है, और इनमें छिद्र मिलते हैं, उनको बोलते हैं ऑस्ट्रिया बोलते हैं, जिसके द्वारा वो जल वायु भोजन को लेता है। अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में एक छिद्र होता है, एक छिद्र होता है, इसको बोलते हैं ओस्कुलम बोलते हैं, उससे इसको बाहर निकालता है, छिद्रधारी जीव बोलते हैं। सारे समुद्र में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल याद रखने आपको, यूप्लेक्टेला, चेलाइना, स्पंजिला, साइकोन, ग्रेसिया। इसके एग्जाम्पल आपको याद रखने। इसके बाद दूसरा है निडेरिया। सेकंड टाइप क्या है, निडेरिया। पोरीफेरा के बाद दूसरा क्या है, निडेरिया। और देखो, इस संघ के जीवों का एक नाम, और इसको सिलेंट्रेट्रा बोलते हैं। निडेरिया है ना, इसका एक नाम हो रहा है, एग्जाम में इसका नाम सिलेंट्रेट्रा लिखा हुआ आता है, सिलेंट्रेट्रा। इस शरीर में सिलेंट्रोन नामक गुहा होती है, इसके शरीर में है ना, शरीर में एक गुहा मिलती है बीच में, छिद्र गुहा, जिसको बोलते हैं सिलेंट्रोन गुहा बोलते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है, इन्हें सिलेंट्रेटा भी बोलते हैं, सिलेंट्रेटा कहते हैं। और ये बहुकोशिकीय है, अर्य समिति वाले जलीय जंतु हैं, और इनमें अंग अनुपस्थित, अंग नहीं होते, तथा संगठन उत्तकीय स्तर का होता है। देखो पोरीफेरा में क्या था, कोशिकीय स्तर, कोशिका थी। अब यहाँ कोशिका मिलकर क्या बनाएगी, उत्तक बनाएगी। तो इनका जीवन का, ये शरीर का संगठन जो है ना, वो उत्तकीय स्तर का है, उत्तक के रूप में काम करते हैं, मिलकर कोशिकाएं काम करती है। और इनमें लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार का जनन भी पाया जाता है। एग्जाम्पल याद रखने इसके, इसमें सिलेंट्रेटा या निडेरिया में क्या आता है, हाइड्रा, याद रखना इंपॉर्टेंट है ये, हाइड्रा, मेड्रोफोरा, मेड्रोफोरा याद रखना, एक फाइसेलिया, फाइसेलिया। कौन से हैं, हाइड्रा, मेड्रोफोरा, फाइसेलिया। किस में आएंगे सारे ये, निडेरिया या सिलेंट्रेटा, सब या सब क्लास में आते हैं। तीसरा क्या है, प्लेटिहेल्मिंथीज, जिनमें है ना जीवों की संरचना ना एक फीते के समान होती है, प्लेटिहेल्मिंथीज, जिसमें फित्ताकर्मी आते हैं सारे, फित्ताकर्मी। इस संघ के जंतुओं का शरीर क्या होता है, पृष्ठाधार रूप से चपटा होता है, इसलिए चपटे कर्मी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, चपटा, चिपका हुआ शरीर होता है, चपटा कर्मी बोलते हैं। और इन जंतुओं में देह गुहा का अभाव होता है, बीच में देह गुहा नहीं होता, शरीर में बीच में गुहा नहीं होती। और ये मुख्यतः मानव व अन्य प्राणियों में परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। हमारे शरीर में है ना, ये परजीवी के रूप में रहते हैं। और इनका शरीर द्विपार्श्व और सममित होता है, दो बराबर भागों में इसको काट सकते हो आप बीच में से। जैसे प्लेनेरिया, याद रखना एग्जांपल क्या है, प्लेटिहेल्मिंथीज में क्या आएंगे, प्लेनेरिया, एस्केरिस, फित्ताकर्मी। क्या आते हैं, प्लेनेरिया, एस्केरिस और फित्ताकर्मी आएंगे, किसमें, प्लेटिहेल्मिंथीज वाले ग्रुप के अंदर आएंगे ये तीनों एग्जांपल आपको याद रखने हैं। उसके बाद एस्केल्मिंथीज, याद रखना, ये एस्केल्मिंथीज या एस्केल्मिंथीज। और इस संघ के जंतुओं को धागेनुमा संरचना होती है, वह बेलनाकार आकृति कारण धागेनुमा होती है, और बेलनाकार आकृति, गोलाकृति होती है, इसलिए इनको सूत्रकर्मी या गोलकृमी बोलते हैं। और इनका शरीर जो है ना, वो खंड विहीन है, इसके शरीर में खंड नहीं होते, पूरा शरीर लंबा रहता है, बीच में खंड नहीं होते ऐसे, तो खंड विहीन है। द्विपार्श्व समेत अंग तंत्र स्तर का होता है, याद रखना ये, इनका शरीर जो है ना, उसमें अंग तंत्र स्तर, यानी इसमें अंग तंत्र पाए जाते हैं। और संघ के अधिकांश जंतु क्या है, जलीय होते हैं, सारे क्या है, जलीय। एग्जाम्पल याद रखने बस, एनोप्लस, एनोप्लस, फाइलेरिया और ट्राइलोबस, ये एग्जाम्पल किसके हैं, एस्केल्मिंथीज के एग्जाम्पल याद रखने हैं। और फिर चौथा, ये पांचवा अपना, वो है एनिलिडा, याद रखना है, पांचवा का है एनिलिडा है। और एनिलिडा में क्या है,
जंतुओं का शरीर शारीरिक संगठन जो है ना वो अंग तंत्र स्तर का है, ठीक है, अंग तंत्र स्तर का है। और इसका शरीर खंडित व द्विपार्श्व समित, शरीर जो होता है ना उसमें खंड पाए जाते हैं ऐसे, देखो ये शरीर होगा नहीं इस तरह से, खंड होंगे शरीर में ऐसे, इस तरह से खंड वाला शरीर। तो क्या है शरीर, क्या है इसमें शरीर खंडित होता है, द्विपार्श्व समित होता है, और अधिकांश जंतु क्या समुद्री होते हैं और इनमें देह गुहा पाई जाती है। और इसमें उत्सर्जन के लिए है ना नेफ्रीडिया पाए जाते हैं, याद रखना ये क्या है, उत्सर्जन के लिए क्या पाए जाएंगे, नेफ्रीडिया पाए जाएंगे। और इनका परिवहन तंत्र बंद प्रकार का होता है, बंद सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। एग्जाम्पल याद रखने, होमोपिस, फेरिटीमा जिसको बोलते हैं भारतीय केचुआ बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, फेरिटीमा का नाम क्या है, इस फेरिटीमा को बोलते हैं भारतीय केचुआ। तो एक नेरिस जिसको रेत कर्मी बोलते हैं, रेत के अंदर, तो नेरिस या रेत कर्मी किस में आते हैं सारे, ये सारे इस वाले एनिलिडा के अंदर सारे आएंगे, ये एग्जाम्पल याद रखने, ठीक है ना। इसके बाद देखो अपना अगला ऑर्थोपोडा, अगला कौन सा है, ऑर्थोपोडा, और ये सबसे बड़ा संघ याद रखना, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम्पल में ये एग्जाम में आता है, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ, याद रखना ये जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है जिसमें सबसे अधिक जीव आते हैं सारे, ऑर्थोपोडा में, ऑर्थोपोडा में सबसे अधिक जीव इसी के अंदर आते हैं। और इसके अंदर पैर जो होते हैं, पैर के अंदर की संधियां होती है, ये कट होते हैं पैर के अंदर, संधियां जॉइंट होते हैं। तो जिसके सभी प्राणी सर्वव्यापी हर जगह पाए जाते हैं, और इनमें द्विपार्श्व समित संधि उपांग पाए जाते हैं, संधि उपांग। और इसका शरीर सम खंडों में विभाजित होता है, और इसमें देह गुहा पाई जाती है, ठीक है ना। उत्सर्जन के लिए मेल पीगी नलिका, याद रखना ये, वहां तो क्या था एनिलिडा में, क्या था नेफ्रीडिया मिलते थे दूध सर्जन के लिए, और यहाँ ऑर्थोपोडा में क्या है, उत्सर्जन के लिए क्या है, मेल पीगी नलिकाएं पाई जाती है, याद रखना ये। और परिसंचरण क्या है, खुले प्रकार का होता है, शरीर में खून जो खुला बहता रहता है, बंद नलियां धमनी और शिराएं इसमें नहीं पाई जाती है। एग्जाम्पल देखो घरेलू मक्खी, मक्खियां ना, सभी कीट जो इसके इसी के अंदर आएंगी, सभी प्रकार के कीट ऑर्थोपोडा में आते हैं। तो घरेलू मक्खी है, केकड़ा, झींगा मछली वगैरह ना, झींगा, बिच्छू, सारे इसमें आते हैं, किसमें आते हैं, ऑर्थोपोडा में। सबसे अधिक जीव ऑर्थोपोडा में आते हैं। याद रखो सभी प्रकार के कीट पतंगे, ये कहते हैं सभी प्रकार के जो कीट है ना वो किसमें आएंगे, सारे ऑर्थोपोडा में आएंगे। और इसके बाद अपना अगला मोलस्का, जी अगला कौन सा है, मोलस्का। और याद रखना समुद्र में मिलते हैं, और इनका शरीर जो है मोलस्का वालों का एक कठोर आवरण से घिरा रहता है, याद रखना ये। और इस संघ के जंतुओं का शरीर संगठन अंग तंत्र स्तर का होता है, ठीक, अंग तंत्र मिलते हैं, शरीर द्विपार्श्व समित होता है, अखंडीय होता है, सही है। और इस संघ के सदस्य जल स्थल दोनों में पाए जाते हैं। और परिसंचरण क्या है, खुले प्रकार का होता है। उत्सर्जन के लिए अब याद रखना ये, उत्सर्जन के लिए किडनी वरक होते हैं या फिर केबर की ग्रंथि, याद रखना ये क्या है, केबर की ग्रंथि द्वारा उत्सर्जन क्रिया होती है, किसमें, मोलस्का में। और इसमें क्या आएंगे सारे, घोंगा, घोंगा, सीपिया, ऑक्टोपस, पर्ल ऑयस्टर, मोती वाले पर्ल्स ऑयस्टर, हर किस में आएंगे ये आएंगे मोलस्का में। तो याद रखो मोलस्का में जिनके ऊपर क्या है, घोंगा है, याद रखना है घोंगा, सीपिया, ऑक्टोपस, पर्ल ऑयस्टर, ये किस में आते हैं, सारे मोलस्का में आएंगे। और इसके बाद अगला इकाइनोडर्मेटा, क्या है, इकाइनोडर्मेटा अगला वर्ग है। और इस संघ के जंतुओं के शरीर पर कांटे होते हैं, याद रखना क्या होते हैं, इनके शरीर पर कांटे होते हैं, इसलिए इनका नाम क्या है, इकाइनोडर्मेटा बोलते हैं। इकाइनोडर्मेटा का अर्थ है कांटे वाले शरीर वाले। और ये समुद्री जल में पाए जाते हैं, और इनका शरीर बहुकोशिकीय है, शारीरिक संगठन अंग तंत्र स्तर का है, उत्सर्जन अंगों का अभाव होता है था, कैल्शियम युक्त कंकाल पाया जाता है, याद रखना ये क्या होता है, इसमें कैल्शियम युक्त कंकाल पाया जाता है। एग्जाम्पल याद रखने, कुकुमेरिया, क्या नाम है, कुकुमेरिया, होलोथूरिया, होलोथूरिया, साइनेप्टा, ये किसके हैं, इसके एग्जाम्पल किसके, एकाइनोडर्मेटा के एग्जाम्पल आपको उदाहरण याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद अपना ये है किसमें, नॉन कोर डेटा में अलग अलग प्रकार की इसमें क्या है, अलग अलग क्लासेज आ गई है 7-8, है ना, ये नॉन कोर डेटा में जिसमें
रीढ़ की हड्डी या जिसमें मेरुरज्जु नहीं पाए जाते वो नॉन कोर डेटा में आता है। उसके बाद अपना है अगला है पृष्ठवंशी, जिनको बोलते हैं कोर डेटा। क्या बोलते हैं? कोर डेटा, जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। इनमें इस संघ के जंतुओं में पृष्ठ और रज्जु उपस्थित होता है, रीढ़ की हड्डी होती है, तथा मेरुरज्जु की, इसके अंदर मेरुरज्जु भी पाया जाता है, जिनको बोलते हैं कशेरुकी या पृष्ठवंशी। सारे हम सभी इसी के अंदर आएंगे, सारे कोर डेटा में आते हैं। और कोर डेटा ना, इसको मेन 5 वर्गों में बांटेंगे। कितने में? 5 में बांटेंगे। कोर डेटा जो है ना हमारा, हमारे वाला ग्रुप, इसको 5 में, हम किस में आते हैं? 5 में एनिमिलिया, ये मेमेलिया। तो हम किस में आते हैं? मेमेलिया में आते हैं। मेमेलिया किस में है? कोर डेटा यानी पृष्ठवंशी का भाग है। इसके 5 भाग है, और 5 में कौन सा है? पहला मत्स्य, फिशीज, जिसके अंदर मछली आएगी सारी। क्या है? मत्स्य या फिशीज, जिसमें सभी मछली आएगी। इस वर्ग के सभी जंतु जलीय हैं तथा लवणीय व अलवणीय दोनों प्रकार के जल में पाए जाते हैं। उनका शरीर जो है स्थिर, धड़ और पूंछ में विभेदित हो सकता है। याद रखना, शरीर जो है ना उसमें सिर, धड़ और पूंछ तीनों भाग होते हैं। और इनकी त्वचा पर क्या है? सल्क पाए जाते हैं। याद रखना, मछलियों के शरीर पे क्या है? सल्क होते हैं, सल्क का आवरण होता है। श्वसन किससे होता है मछलियों में? क्लोम से। तो मछली याद रखो आप, फिशीज मत्स्य में मछलियां आती है, मछलियों में श्वसन क्लोम से होता है। शरीर पे क्या है? सल्क पाए जाते हैं। और इनमें हृदय जो है वो द्विकक्षीय है। हृदय में 2 कक्ष होते हैं, एक आलिंद और एक नीले, 2 ही कक्षीय है। और परिसंचरण जो है एक पथीय होता है, एक दिशा में। और इन जंतुओं का अंत कंकाल है, अंत कंकाल, अंदर कंकाल, वो अस्थि और उपास्थि दोनों का बना होता है। कंकाल जो है ना इसका, वो अस्थि और उपास्थि दोनों का बना होता है, इसका आंतरिक कंकाल। और इसके एग्जाम्पल याद रखने हैं। एग्जाम्पल में क्या है? सालमन, टोरपीडो, प्रिस्टियस, है ना, प्रिस्टियस और स्पिरना। मछली इसके अंदर सारी आएगी, याद रखना। मछली कोई भी आ जाए, किसमें आएगी? वो मत्स्य या फिशिज वाले ग्रुप में आएगी। मछलियां सारी इसमें आएगी। और इसके बाद दूसरा है उभयचर, एम्फीबिया। दूसरा कौन सा है? उभयचर या इसको बोलते हैं एम्फीबिया। और इसके अंदर वे जंतु आते हैं जो जल और स्थल दोनों भागों में रह सकते हैं। जो जल और स्थल दोनों में रह सकते हैं वो किस में आएंगे? एम्फीबिया या उभयचर के अंदर आते हैं। और याद रखना, इन्हें क्या बोलते हैं? उभयचर कहते हैं। और इनका शरीर वही सिर, धड़ और पूंछ तीनों में बंटा होता है। और इसके शरीर पे सल्क नहीं मिलते। अब उभयचर याद आ जाए ना, तब आप मेंढक याद कर लो बस। मेंढक, मेंढक है ना, तो मेंढक में सल्क नहीं, त्वचा पे सल्क एब्सेंट है। त्वचा पर क्या है? श्लेष्मा ग्रंथियां मिलती है, चिकनी होती है त्वचा। और इसमें श्वसन जो है ना, वो इसकी त्वचा से भी होता है श्वसन क्रिया। तो श्वसन में है ना, जब जल में रहेंगे तो श्वसन करेंगे क्लोम से। किससे करेंगे? श्वसन क्लोम से करेंगे। जब वो भूमि के अंदर दबे रहेंगे ना, भूमि के अंदर, तब श्वसन करेंगे त्वचा से। और अगर भूमि के बाहर रहेंगे तब श्वसन करेंगे फेफड़े की सहायता से। इसमें श्वसन क्लोम से भी होता है, त्वचा से भी होता है और फेफड़े से। तो मेंढक जो होता है ना, मेंढक अगर जल में अंदर घुसा रहे तब उसमें श्वसन करता है वो क्लोम की सहायता से। मेंढक अगर बाहर स्थल पर फुदकता रहे, बाहर घूमता रहे, तब श्वसन करता है वो फेफड़े से। और जब वो मिट्टी के अंदर घुस जाए, अंदर वाले भाग में, शीतकालीन, शीत या सर्दियों के दौरान मिट्टी के अंदर घुस जाए, मिट्टी के अंदर दबा रहे, तब श्वसन करता है त्वचा की सहायता से। तीनों से करता है वो। तो वो क्या है? एम्फीबिया या उभयचर है। तथा मुख घर्षणी मुख हुआ द्वारा होता है। और ये जंतु के अंड परजक होते हैं, यानी अंडे देते हैं ये। तो मेंढक जो होते हैं ना, वो क्या देते हैं? अंडे देते हैं, अंडे। तो अंड परजक होते हैं। इनमें उत्सर्जन वर्कों द्वारा होता है। उत्सर्जन जो होगा ना, वो किडनी से वर्क के द्वारा होगा। एग्जाम्पल देख लो, हाइना, क्या नाम है? हाइना, एलाइटिस, सेमोरिया, रेकाफोरस, ये किसके एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल किसके? एम्फीबिया या उभयचर के एग्जाम्पल आपको याद रखने ही है। ठीक है ना? एक तो क्या हो गया सबसे पहले, पहला कौन सा हो गया? पहला तो पहला हो गया मत्स्य या फिशिज, दूसरा हो गया एम्फीबिया या उभयचर, तीसरा हो गया सरीसृप, रेप्टाइल्स, जिसको रेप्टिलिया बोलते हैं, रेप्टिलिया। इसके अंदर सारे रेप्टाइल आएंगे, मतलब सारे रेंग कर चलने वाले सारे जीव इसमें आएंगे, रेंग कर चलने वाले। और याद रखो, इसके अंदर सभी छिपकली वगैरह, सांप वगैरह सारे इसमें आएंगे, सारे किसमें? सरीसृप वर्ग में। और याद रखो, इनका शरीर भी है ना
जंतु सारे क्या होंगे, स्थल होंगे, स्थल पर रहेंगे। और ये जंतु क्या है, रेंग कर चलते हैं, याद रखना। ये क्या चलते हैं, रेंग कर चलते हैं। और इनका शरीर भी है ना, सिर, गर्दन, धड़, सिर, ये पूंछ, इनमें सब में। और इनको बोलते हैं सरीसृप कहा जाता है, सरीसृप। हिंदी में क्या बोलते हैं इनको, सरीसृप, रेंग के चलने वालों को। और इनका शरीर सिर, गर्दन, धड़ और पूंछ, सिर, गर्दन, धड़, पूंछ में विभाजित रहता है। और इनकी त्वचा ग्रंथिविहीन होती है, त्वचा में ग्रंथियां नहीं होती। अंतकंकाल के अस्थियों का बना होता है। त्वचा पर मछलियों की तरह सल्क पाए जाते हैं। त्वचा पर क्या है, सल्क पाए जाते हैं। ध्यान रखना, किसमें, किसके अंदर है, इसका चल रहा है मेन ये थर्ड टाइप, तीसरा अपना सरीसृप या रेप्टाइल्स, जिनके अंदर रेंग कर चलने वाले जीव है। और इनका हृदय जो है ना वो त्रिकोष्ठकीय होता है, दो आलिंद और एक नीले। और उत्सर्जन क्या है, वर्कों द्वारा होता है, किडनी यानी वो किडनी के द्वारा। और श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है। इनमें स्थल पे पाए जाते सारे स्थलीय, जैसे अजगर है, उड़न छिपकली है, मगरमच्छ है, घरेलू छिपकली है ना, सांप वगैरह है, ये सारे किसमें आते हैं, सारे सरीसृप में आते हैं। तीसरा टाइप सरीसृप। चौथा इसका प्रकार है वो है एविज। फोर्थ कौन सा है, एविज, जिसको पक्षी वर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, पक्षी वर्ग। और इसके अंदर सारे पक्षी आते हैं, सारे इसमें क्या आएंगे, इसमें सारे पक्षी आते सम्मिलित है। और पक्षी वर्ग में है ना, इनके अंदर अग्रपाद है वो क्या है, पक्षों के अंदर क्या हो गए, रूपांतरित हो गए। और इनका शरीर भी क्या है, सिर है ना, गर्दन, धड़ और पूंछ के अंदर क्या है, इनमें विभाजित रहते हैं। और इनमें श्वसन व फेफड़ों के द्वारा होते हैं। और सारे क्या है, स्थलीय या वायुवीय, वायु के अंदर रहते हैं, स्थल पे रहते हैं, ठीक है ना। इस वर्ग में सभी उड़ने वाले पक्षी शामिल हैं, ठीक है ना। और इनका शरीर सिर, गर्दन, धड़ और पूंछ में बंटा हुआ रहता है। और इस वर्ग के जंतु में दो जोड़ी पाद है ना होते हैं, दो जोड़ी पैर होते हैं। दो जोड़ी मतलब चार, और चार में दो तो पैर के रूप में काम में लेता है। और एक जोड़ी जो है ना, मतलब जिनके अग्र वाली एक जोड़ी, अग्रपाद बोलते हैं, वो एक जोड़ी है ना, तो अग्रपाद वो पंखों के अंदर क्या है, रूपांतरित हो जाते हैं। और इस पश्चपाद में सलक उपस्थित होते हैं, पीछे वाले पैरों सलक होते हैं। श्वसन क्या है, फेफड़ों के द्वारा होता है, उत्सर्जन किडनी द्वारा होता है। और हृदय क्या है, चार कोष्ठक, अपनी तरह इनका हृदय में चार कोष्ठक, दो आलिंद और दो नीले पाए जाते हैं। एग्जाम्पल देखो, ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच, हमिंग बर्ड, पेंगुइन, मोर, चिड़िया, शुतुरमुर्ग, सभी पक्षी इसके अंदर शामिल रहेंगे। पक्षियों के एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। और फिर चौथा, ये पांचवा अपना है जिसमें हम आते हैं, पांचवा प्रकार स्तनधारी, मेमेलिया। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, मेमेलिया या स्तनधारी बोलते हैं। और इनमें याद रखना, स्तनधारी क्या बोलते हैं, इनमें ये जीव जो है ये क्या बच्चों को जन्म देते हैं, याद रखना। ये पक्षियों में अंडे होते हैं, बाकी सब में अंडे उत्पन्न करते हैं। मेमेलिया बच्चों को जन्म देते हैं। और इनकी माताएं जो है वो क्या है, बच्चों को दूध पिलाती है। इनके अंदर क्या है, स्तन ग्रंथियां पाई जाती है, मेमेलिया बोलते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं इनको, मेमेलिया बोलते हैं। तो इस वर्ग के मादा जंतुओं में स्तन ग्रंथियां पाई जाती है, जो शिशुओं को स्तनपान कराती है। इसी कारण इसे स्तनधारी, क्या बोलते हैं इनको, स्तनधारी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको, स्तनधारी कहते हैं। और इस वर्ग के जंतु सर्वव्यापी, हर जगह होते हैं। और इनका शरीर, हमारा शरीर जो है ना, सिर, गर्दन, धड़ और पूंछ में विभेदित होता है। पूंछ हमारी लुप्त होगी लेकिन है विभेदित। त्वचा जलरोधक ग्रंथियां होती है। शरीर का तापमान हमारा क्या रहता है, नियत रहता है। तो हम सारे क्या है, समतापी। हमारे शरीर का ताप 37 डिग्री फिक्स है, तो हम समतापी हैं। और ये जरायुज अर्थात शिशु को जन्म देने वाले सारे क्या है, जरायुज बोलते हैं। हमें क्या बोलते हैं, जरायुज। जो शिशु को जन्म देते हैं उनको बोलते हैं जरायुज। और जो अंडे देते हैं उनको बोलते हैं अंडज। जो अंडे देंगे उनको बोलते हैं अंडज। जो बच्चे पैदा करते हैं उनको बोलते हैं जरायुज। हम क्या, जरायुज हैं। रक्त परिसंचरण क्या, बंद प्रकार का, हमारा खून जो बंद नलियों में बहता है, बंद प्रकार का है। और इसके अलावा उत्सर्जन वो हमारे अंदर के वर्ग से होता है। और परिसंचरण में हृदय, चार कोष्ठकीय, दो आलिंद और दो नीले होता है। उत्सर्जन वर्ग से होता है, जैसे मानव है ना, चमगादड़, चमगादड़ भी मेमेलिया में आता है। कंगारू, एकिना, डॉल्फिन भी आती है इसमें, व्हेल भी आती है, याद रखना। ये थोड़े अलग एग्जांपल याद रखने, डॉल्फिन,
व्हेल मछलियां हैं, लेकिन किस में आती है ये आती है स्तनधारियों में आती है, मेमेलिया में। व्हेल, डॉल्फिन, एकिड्ना, कंगारू, चमगादड़ और मानव, एग्जाम्पल याद रखने हैं। सारे किस में आते हैं? ये आते हैं सारे किसमें? मेमेलिया में, स्तनधारियों में आते हैं। तो ये 5 वर्ग किसके? कोर्डेटा वाले पार्ट के 5 वर्ग है ये। तो मत्स्य, फिशिज, है ना, फिशिज या मत्स्य जिसमें मछलियां आएंगी। दूसरा एविज जिसके अंदर सारे पक्षी आएंगे। तीसरा रेप्टिलिया जिनके अंदर सभी रैंक के चलने वाले सारे जीव आएंगे, जिसमें ये छिपकली वगैरह, सांप वगैरह, मगरमच्छ वगैरह सारे इसमें आएंगे, ठीक है ना। एक उभयचर जिसको बोलते हैं एम्फीबिया, जिनके अंदर मेंढक वगैरह आएंगे जो स्थल जल दोनों में रहेंगे। और एक लास्ट 5वां अपना है मेमेलिया, जिनको बोलते हैं स्तनधारी, उसमें हम आते हैं, जो स्तन जिनके ऊपर स्तन पाए जाते हैं वो स्तनधारी है। इस प्रकार से क्या है, ये तो है जीवों की विविधता, यानी किस प्रकार से बायोडायवर्सिटी यानी जैविक विविधता हमारे पूरे वर्ल्ड या पूरी पृथ्वी में पाई जाती है। तो याद क्या रखना है, जैविक विविधता शब्द का यूज किसने किया? जैव विविधता शब्द का यूज किसने किया? फिर किस प्रकार से? व्हिटेकर ने पंच जगत प्रणाली दी है। पंच जगत प्रणाली में फिर 5 नाम, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फिर कवक, प्लांटी और एनिमिलिया। फिर हमने कहा था कि किस प्रकार से फिर पांचों के हमने प्रकार किए, किस प्रकार से पांचों को से बातें याद रखनी है। और उन पांचों में फिर प्लांटी आया, प्लांटी के हमने अलग अलग फिर अलग पार्ट कर दिए। प्लांटी में थिलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इसमें कौन कौन से प्लांट आते हैं वो देखे हमने, उसकी क्या क्या विशेषता होती है वो देखा है। फिर इसके बाद एनिमिलिया, एनिमिलिया में 2 टाइप कर दिए, कोर्डेटा और नॉन कोर्डेटा। कोर्डेटा एक अलग अलग क्लास आ गई, उसमें अलग अलग टाइप के जीव है ना। किस प्रकार सिलिंट्रेटा है, प्लेटियलेमिंथीज है, स्केलेमिंथीज है, निडेरिया है, पोरीफेरा है, अलग अलग हम इसके टाइप किए, उनमें कौन कौन से एग्जाम्पल देखने हैं वो, ठीक है ना। उसके बाद हमने क्या है कोर्डेटा, जिसके अंदर हम चिरेडी की हड्डी पाई जाती है, इसके अंदर हमने 5 ग्रुप किए। 5 में पीसीज है ना, एवीज पक्षी वर्ग है, पीसीज में मत्स्य वर्ग मछली वाले, एवीज में जिसमें पक्षी वगैरह आ जाएंगे, सरीसृप जिसको बोलते हैं रेप्टाइल्स, जिनके अंदर रैंक के चलने वाले सभी सांप वगैरह है, छिपकली है, अजगर, ये सारे आ जाएंगे, है ना। इसी प्रकार से फिर क्या है हमारा ये मेमेलिया आ गया, है ना, और मेमेलिया के अंदर हम आ जाएंगे इस तरह से, है ना। और एक फिर उभयचर आ गया एम्फीबिया, जिसके अंदर मेंढक वगैरह आ जाएंगे सारे। और सरीसृप में रैंक के चलने वाले आ जाएंगे। पक्षी में पक्षी आगे वर्ग आ गया, स्तनधारियों में हम आ गए सारे मेमेलिया में। इस तरह से जीवों की अलग अलग विविधताएं पाई जाती है, जिनको बोलते हैं बायोडायवर्सिटी या जैव विविधता बोलते हैं। तो आज अपना ये जैव विविधता वाला टॉपिक था, और आपको अधिकतर ये बातें आती है, बीएससी वगैरह में आपने खूब पढ़ी है। एक बार दोबारा इनका आप एक बार रिवीजन कर लेना, एग्जाम में इसमें से कोई प्रश्न पूछ लें, किस वर्ग में आएगा या किस संघ में आएगा जो पूछ लें, एग्जाम्पल थोड़े से आपको ध्यान रखने, इसकी थोड़ी विशेषता आपको याद रखनी है, ठीक है ना। तो इसकी रीडिंग मारना और एक बार इसको वीडियो को देखना। धन्यवाद।